हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सभी विषयों से काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम रिवीजन करेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कहां से पढ़ सकते हैं और प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कहां से पढ़ सकते हैं, नोट्स और पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो हम लास्ट में बताएंगे। तो लास्ट तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है रांची, सी ऑप्शन है हैदराबाद, डी ऑप्शन है केरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो देहरादून है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है अमोनिया पत्र का, बी ऑप्शन है कोबाल्ट पत्र का, सी ऑप्शन है लिटमस पत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से प्राप्त होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं। ए ऑप्शन है जूल में, बी ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम में, सी ऑप्शन है पास्कल में, डी ऑप्शन है मीटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं। तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन है भारतीय, बी ऑप्शन है चाइनीज, सी ऑप्शन है जापानी, डी ऑप्शन है भूटानी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो जो सुनामी है ये जापानी भाषा का शब्द है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सुनामी किस देश में सबसे अधिक आता है, तो जापान में सबसे अधिक आता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। ए ऑप्शन है गुण, बी ऑप्शन है शत्रु, सी ऑप्शन है मित्र, डी ऑप्शन है धर्म। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया। ए ऑप्शन है लेबोजियर ने, बी ऑप्शन है मेंडल ने, सी ऑप्शन है न्यूटन ने, डी ऑप्शन है सोरेनसन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया। तो पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन ने किया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती हैं। तो 0 से लेके 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 70 डिग्री और 90 डिग्री हो तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसमें दो कोण दिया है। तो सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं ए, बी और यहाँ पे सी, जिसमें यहाँ पे देखिए दो कोण दिया है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ए कोण 70 डिग्री है और बी कोण यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यहाँ से आपको कोण सी का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस यहाँ पे कोण सी, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जिसमें कोण ए का मान कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है। और प्लस यहाँ पे कोण बी कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। और यहाँ से आपको कोण सी का मान निकालना है। तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पे 180 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री। अब इसे आपको क्या करना है, जोड़ लेना है।
तो 70 और 90 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 160 डिग्री होगा। तो 160 डिग्री प्लस यहाँ पे कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि कोण सी का मान निकालना है, तो 160 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके घटा देगा, यानी कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस यहाँ पे 160 डिग्री। तो 180 में से 160 डिग्री घट जाएगा तो कितना बचेगा, 20 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है हर्ट्ज, बी ऑप्शन है धारा, सी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, डी ऑप्शन है बल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हर्ट्ज को HZ से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसे आपको याद रखना है। और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सुखाड़ क्या है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानव जनित आपदा, सी ऑप्शन है सामान्य आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुखाड़ क्या है। तो सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सुखाड़ की जो समस्या होती है ये धीरे धीरे आती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सोडियम धातु का संग्रह किया जाता है। ए ऑप्शन है एल्कोहल में, बी ऑप्शन है मिट्टी के तेल में, सी ऑप्शन है जल में, डी ऑप्शन है HCl में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम धातु का संग्रह किया जाता है। तो सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो सोडियम धातु होता है ये सबसे अभिक्रियाशील धातु होता है। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आके जलना शुरू कर देता है, इसीलिए सोडियम को हम किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, जिसे मिट्टी का तेल भी कहा जाता है। और जो फास्फोरस होता है इसे जल में डुबा के रखा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है। ए ऑप्शन है आयनन से, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन से, सी ऑप्शन है नाभिकीय संलयन से, डी ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय संलयन से होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है देवी, डी ऑप्शन है महानदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। ए ऑप्शन है इसकी ऊंचाई मापकर, बी ऑप्शन है वार्षिक वलयों को गिनकर, सी ऑप्शन है शाखाओं की संख्या गिनकर, डी ऑप्शन है नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की उम्र की पता लगाया जाता है, तो इसकी वार्षिक वलयों को गिनकर लगाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि संस्कार कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 17, डी ऑप्शन है 20। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार कितने होते हैं। तो संस्कार 16 होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि यदि एपी का प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 हो तो एपी के प्रथम 3 पद लिखें।
यहाँ पे एपी का प्रथम पद 2 दिया है, यानी ए का मान यहाँ पे 2 दिया है, और सार्वंतर कितना दिया है, 3 दिया है, यानी डी का मान 3 दिया है। तो बोल रहा है कि एपी के प्रथम 3 पद लिखें। तो पहला पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए होता है, और दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस डी होता है, और तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस 2d होता है। तो बस यहाँ पे आपको ए का मान रखना है, यहाँ पे ए और डी दोनों का मान रखना है, और यहाँ भी ए और डी दोनों का मान यहाँ पे आपको रख देना है। तो यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2, और यहाँ भी ए का मान 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और डी का मान 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी ए का मान आपको रखना है, 2 प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2 है तो 2, और डी का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमा, अब इसे जोड़ लीजिए, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, और 6 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो एपी का प्रथम 3 पद हो जाएगा 2, 5 और 8 हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है केल्विन, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है कूलाम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और न्यूटन को एन से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के लेखक हैं। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, सी ऑप्शन है गुणाकर मूले, डी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के लेखक हैं। तो नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूले हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है जंतु कोशिका में, बी ऑप्शन है पादप कोशिका में, सी ऑप्शन है जलीय जीव के कोशिका में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। तो पादप के कोशिका में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। ए ऑप्शन है 1920 में, बी ऑप्शन है 1930 में, सी ऑप्शन है 1935 में, डी ऑप्शन है 1947 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 1930 में शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि समीकरण x² - 9 बराबर 0 हो तो शून्य ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस समीकरण का आपको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य कैसे निकाला जाता है, तो बस आपको x का मान निकाल देना है, वही इसका शून्यक होता है। तो -9 को हम बराबर के उधर भेज देंगे, तो -9 बराबर के उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको x का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को भी बराबर के उधर भेज देंगे, तो रूट हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा √9, और जो रूट में संख्या होती है ये प्लस माइनस दोनों में होती है। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस और √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ से x का 2 मान निकलेगा, एक प्लस में 3 निकलेगा और एक माइनस में 3 निकलेगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है कि मायोपिया से तात्पर्य है। ए ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष का, बी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष का, सी ऑप्शन है रतौंधी का, डी ऑप्शन है मोतियाबिंद का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मायोपिया से तात्पर्य है। तो मायोपिया से निकट दृष्टि दोष का तात्पर्य है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22
22 नंबर प्रश्न है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। तो मुख्य प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाया जाता है 78%, और ऑक्सीजन लगभग 21% पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। ए ऑप्शन है सैन्य सेवा, बी ऑप्शन है वित्त सेवा, सी ऑप्शन है मॉल सेवा, डी ऑप्शन है रेल सेवा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो जो मॉल सेवा होता है ये गैर सरकारी यानी प्राइवेट होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। ए ऑप्शन है धर्मचंद गांधी, बी ऑप्शन है मीरचंद गांधी, सी ऑप्शन है करमचंद गांधी, डी ऑप्शन है हरचंद गांधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि गंडक परियोजना कहाँ है। ए ऑप्शन है बेतिया में, बी ऑप्शन है वाल्मीकि नगर में, सी ऑप्शन है मोतिहारी में, डी ऑप्शन है छपरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना कहाँ है। तो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिहार का सुख किस नदी को कहते हैं। तो कोसी नदी को कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि मृग मरीचिका किस परिघटना के कारण से बनता है। ए ऑप्शन है प्रकाश के कारण, यहाँ पे परावर्तन के कारण, बी ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृग मरीचिका किस कारण से बनता है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता नहीं है। ए ऑप्शन है घास, बी ऑप्शन है टिड्डा, सी ऑप्शन है हिरण, डी ऑप्शन है मेढक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता नहीं है। तो जो घास है ये उत्पादक है, ये उपभोक्ता नहीं है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। ए ऑप्शन है ठोस, बी ऑप्शन है द्रव, सी ऑप्शन है गैस, डी ऑप्शन है प्लाज्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि कौशिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको कौशिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का आपको मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे 31 डिग्री का मान नहीं होता है और यहाँ पे 59 डिग्री का मान नहीं होता है। तो दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम 31 डिग्री को चेंज करेंगे। तो जब हम यहाँ पे 31 डिग्री को चेंज करेंगे तो 59 डिग्री को आपको चेंज नहीं करना है, उसको वैसे ही रहने देना है। तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए कौशिक है तो कौशिक, और यहाँ पे हम देखिए लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। 90 डिग्री में से 59 डिग्री घटाएंगे तो 31 डिग्री बचेगा, ये हमारा चेंज हो गया। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस सेक है तो सेक, और यहाँ पे 59 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे 59 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया। कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। तो ये होता है सेक थीटा, और थीटा के जगह पे कितना है 59 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देंगे 59 डिग्री माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे भी है सेक 59 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए सेक 59 डिग्री में से सेक 59 डिग्री घट जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई देता है। ए ऑप्शन है 10,
बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 14। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इंद्रधनुष में सबसे बाहर लाल रंग दिखाई देता है और सबसे अंदर बैंगनी रंग दिखाई देता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि कृषि सुखाड़ होता है। ए ऑप्शन है जल के अभाव में, बी ऑप्शन है मिट्टी के नमी के अभाव में, सी ऑप्शन है मिट्टी के क्षय के कारण, डी ऑप्शन है मिट्टी की लवणता के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ जल के अभाव में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है। ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है। तो प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है। तो धन आवेश होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे tan थीटा बराबर √3 दिया है। तो यहाँ से आपको थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान कैसे निकलेगा। तो यहाँ से आपको tan को हटाना पड़ेगा। तो tan कैसे हटेगा। तो tan अगर बराबर के इधर भी रहता तो tan से tan कट जाता। तो यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा कि tan कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो √3 के जगह पे हम tan 60 डिग्री लिखेंगे। तो इधर tan थीटा है तो tan थीटा और √3 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे tan 60 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए tan से tan कट जाएगा। थीटा बराबर कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। ए ऑप्शन है कार, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है पुत्रियां, डी ऑप्शन है मदन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। तो सेन साहब के आंखों का तारा खोखा है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा है। ए ऑप्शन है रबड़, बी ऑप्शन है एटीएम कार्ड, सी ऑप्शन है चेक, डी ऑप्शन है ड्राफ्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा है। तो जो प्लास्टिक मुद्रा होता है ये एटीएम कार्ड होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस राज्य में रबड़ की खेती की जाती है। तो केरल में की जाती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है। ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है लवण, सी ऑप्शन है भस्म, डी ऑप्शन है लवण एवं जल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है। तो लवण एवं जल बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि एपी 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट का सार्व अंतर ज्ञात करें। यानी आपको डी का मान निकालना है। तो डी का मान कैसे निकलता है। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद यहाँ पे कितना है 10 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 10। और पहला पद कितना है 4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। तो 10 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी डी को ही सार्वंतर कहते हैं। तो डी का मान कितना निकल गया, 6 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। ए ऑप्शन है कांग्रेस ने, बी ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी ने, सी ऑप्शन है जनता दल ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ। तो 1885 में हुआ। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। ए ऑप्शन है पैसे चुराने का,
बी ऑप्शन है गहने चुराने का, सी ऑप्शन है अंगूठी चुराने का, डी ऑप्शन है मोती चुराने का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, तो पैसे चुराने का आरोप लगाए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट में कौन सा ईंधन का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोजन का, बी ऑप्शन है कोयले का, सी ऑप्शन है डीजल का, डी ऑप्शन है किरोसिन का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रॉकेट में कौन सा ईंधन का प्रयोग होता है, तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहा जाता है। ए ऑप्शन है सीवान, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है राजगीर, डी ऑप्शन है गया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है ये राजगीर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है ओम मीटर, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और केवल प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 21। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं। तो जो स्वर्ण वर्ण होते हैं ये 11 होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहे का भार ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जंग लगने पर लोहे का भार, तो लोहे का भार बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि ग्रांड ट्रंक रोड किस राजमार्ग को कहते हैं। ए ऑप्शन है राजमार्ग 1 को, बी ऑप्शन है राजमार्ग 2 को, सी ऑप्शन है राजमार्ग 3 को, डी ऑप्शन है राजमार्ग 4 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किस राजमार्ग को कहते हैं, तो राजमार्ग 2 को कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल का, सी ऑप्शन है एल्कोहल का, डी ऑप्शन है अशुद्ध जल का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कार की जो बैटरी होता है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। ए ऑप्शन है सफेद, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है काली, डी ऑप्शन है नीली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो काली रंग की थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ए ऑप्शन है सिपाही, बी ऑप्शन है किसान, सी ऑप्शन है जमींदार, डी ऑप्शन है नाविक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि सीने बार किसका अयस्क है। ए ऑप्शन है पारा का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है लोहा का, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीने बार किसका अयस्क है, तो जो सीने बार है ये पारा का अयस्क है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। ए ऑप्शन है निर्मला ने, बी ऑप्शन है किशोर ने, सी ऑप्शन है लेखक ने, डी ऑप्शन है लेखक के साले ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, तो निर्मला ने उड़ा दिया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है और कहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ना है, सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ना है और कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग प्लीज लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे आपको बताना है कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है नरम लोहा का, सी ऑप्शन है चांदी का, डी ऑप्शन है इस्पात का। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आपको कहां से डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको क्रोम को खोल लेना है और जैसे ही आप लोग क्रोम को खोलिएगा यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखाई देगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं, खुल रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा क्रोम खुल गया। अब यहाँ पे देखिए बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर यहाँ पे CLASS, यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। तो इसी आस्क क्लास पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए ऊपर में सबसे पहले आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रोजाना 3 टेस्ट होता है, तो आप लोग टेस्ट जरूर लगाइए। यहाँ पे देखिए टेस्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए जब हम टेस्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आज 17 जनवरी का सभी विषयों का लाइव मिक्स टेस्ट चल रहा है। तो इस पे आप लोग क्लिक करके यहाँ से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मिक्स टेस्ट, यहाँ पे देखिए यहाँ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं राम और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं राम और यहाँ पे टेस्ट ये स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। इसमें से आपको क्या करना है कि यहाँ पे टिक लगाना है। अगर आपका गलत हो जाएगा तो ऐसे गलत बताएगा और जो सही ऑप्शन होगा उस पर सही होगा। उसके बाद एक प्रतिच्छेदी आलेख के कितने हल होते हैं, तो केवल 1 हल होते हैं। तो यहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आगे हम आपको बताते हैं, आगे यहाँ पे देखिए बहुत कुछ है वेबसाइट में। यहाँ पे देखिए मैट्रिक क्लास 10th क्वेश्चन बैंक, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सभी यहाँ पे साल का यहाँ पे क्वेश्चन बैंक अपडेट हो रहा है। यहाँ पे देखिए साइंस क्वेश्चन बैंक 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, यहाँ पे देखिए 16 तक यहाँ पे अपडेट हो चुका है। इसे आप लोग पढ़ सकते हैं ओपन करके। यहाँ पे ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए विज्ञान का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बैंक ओपन हो चुका है। यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था 2011 में और यहाँ पे पूछा गया था कि हीलियम कैसा तत्व है, इसका उत्तर देखना है। तो यहाँ पे अक्रिय, ऐसे करके आप लोग क्वेश्चन बैंक की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप लोग पढ़ाई कीजिए क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है यहाँ पे आपके परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे सभी विषयों का आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड पीडीएफ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए संस्कृत वायरल प्रश्न पार्ट 2, यहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इतना सारा पीडीएफ नोट्स है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग डाउनलोड कीजिए और यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो डेली न्यूज निकलता है, यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे देखिए जो लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पे देखिए मैट्रिक पास स्टूडेंट के लिए जो स्कॉलरशिप है वो उसका आवेदन शुरू हो चुका है। इसे क्लिक करके आप लोग पढ़ सकते हैं। और जो बिहार का एग्जाम का जो नई गाइडलाइंस जारी हुआ है उसका अगर पालन नहीं होगा तो एग्जाम से बाहर हो जाइएगा, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मॉडल पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे आइए और ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे साइंस खोलिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको साइंस का यहाँ पे सभी विषयों का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और नीचे में आइएगा तो यहाँ पे सब्जेक्टिव मिलेगा, तो सब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।